हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कार्बोहाइड्रेट का अगला लेक्चर स्टार्ट करना है। सभी लोग आज ज्वाइन कर लो जल्दी से, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज। दो लेक्चर कंप्लीट किए। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हमने रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग और मोनोसैकेराइड के बारे में बताया, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में बताया था। अब उसके बाद आज हमने दूसरा लेक्चर जो कंप्लीट किया था उसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कवर हो गया था। आज हमें पढ़ना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज डिस्कशन करना है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है, उसकी क्या कमियां होती हैं, किस वजह से वो आता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और किसने प्रपोज किया था। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का लेक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्यों पढ़ना होता है। एक्चुअली जब ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात आई थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर का हम सब देखते हैं, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले ही बता चुका हूं, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, कि हमारा जो ग्लूकोज था उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। 6 कार्बन में हर कार्बन का अपना ओरिएंटेशन ऑफ OH और H था, क्योंकि इसमें टोटल 4 कायरल सेंटर थे। मैंने आपको बना के दिखाया था, टोटल 4 कायरल सेंटर होते हैं, जिसमें से 16 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। टोटल इसके 16 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। ये था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बट ये जो स्ट्रक्चर है इसकी कई सारी खामियां थी, कई सारे डिमेरिट्स थे। उस डिमेरिट्स को आइडेंटिफाई जब किया गया तो ये दिमाग में आया, कन्विंस हो गए लोग कि ओपन चेन स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर होता तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मिसिंग थी वो जरूर ये देता, बट ये नहीं देता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। ये R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन, फिर R और ये R। दिस वाज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। सवाल अब आता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जब था ही तो साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने के में ऐसी क्या नौबत आ गई कि साइक्लिक पढ़ना पड़ गया। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या फॉल्ट है, तो हम स्टडी करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। बट साइक्लिक में जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर की कौन सी डिमेरिट्स थे जिसकी वजह से किसी को साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज करना पड़ा, किसी को साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब जैसा कि आप सब जान रहे हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने स्टेब्लिश कर दिया है कई सारे रिएक्शन को देखते हुए, सभी रिएक्शन की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हुए। फिर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया जा रहा है, मतलब कुछ तो मैटर हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ओपन चेन स्ट्रक्चर रिजेक्ट कर दिया गया होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी थे जिससे वो रिजेक्ट किया गया। तो ये होता है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ, शॉर्ट कमिंग मतलब कमियां, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होते हैं उसका कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को आइए देखते हैं कैसे कैसे कवर किया गया और डिस्कस कैसे किया गया और क्या बताया गया जिसकी वजह से लोग कन्विंस हो पाए कि हाँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए। हम शुरू करने वाले यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। सबसे पहले वो कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से ओपन चेन स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट नहीं किया गया, एक नए स्ट्रक्चर की तरफ देखा गया। और आइए देखते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर था, ठीक है। सभी लोग 1 बाय 1 वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहली कमी देखो, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है वो पिंक कलर नहीं देता है सिर्फ रिएजेंट के साथ, जबकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगर किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, उसको सिर्फ रिएजेंट के साथ पिंक कलर देना ही चाहिए, बट ये नहीं देता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज does not give pink color with Sif reagent। विथ सिफ रिएजेंट। ये सिफ रिएजेंट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए। अगर किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होगा
तो तुरंत सिर्फ रिएजेंट से वो रिएक्ट करते ही पिंक कलर बनाएगा, बट अपना ग्लूकोज नहीं बनाता है। ये पिंक कलर नहीं आने का दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा, हो सकता है CHO ग्रुप फ्री ना हो। बात समझ में आया ना, हो सकता है CHO ग्रुप फ्री ना हो, इस वजह से ना दिया होगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि जब ग्लूकोज को रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइसल्फाइड या अमोनिया के साथ, तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन, अगर कोई भी कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप होगा तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इमीडिएटली वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट। बट जब ग्लूकोज में सोडियम बाइसल्फाइड डाला गया तो कोई व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो एल्डिहाइड ना तो कीटोन, दोनों में से कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो सोडियम बाइसल्फाइड पक्का था, उसके साथ व्हाइट पीपीटी बना था, बट यहाँ तो व्हाइट पीपीटी बनता ही नहीं है। इट मीन्स वो अवेलेबल नहीं है। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज does not form white PPT with sodium bisulfite, with sodium bisulfite। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। और इसके साथ व्हाइट पीपीटी बनाना चाहिए था, नहीं बना रहा है। नहीं बना रहा है मतलब फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर बनाता तो CHO ग्रुप पक्का कंफर्म हो जाता, नहीं बनाया मतलब CHO ग्रुप अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल नहीं है मतलब फिर वो मैटर होने वाला उसी के बारे में कि फिर गया कहाँ, तो गया कहाँ वो आने वाला है। तीसरा, सबसे तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है वो 2,4-DNP के साथ ऑरेंज कलर का क्रिस्टल नहीं बनाता, जबकि ऑरेंज कलर क्रिस्टल फॉर्मेशन 2,4-DNP ब्रैडी रिएजेंट होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन अगर होगा तो 2,4-DNP के साथ वो तुरंत रिएक्शन करेगा और बनाएगा एक ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है CHO ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप की, बट अपना ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। क्या मतलब हुआ इसका, अगर 2,4-DNP टेस्ट कोई नहीं दे रहा है इसका क्या मतलब हुआ, CHO ग्रुप फ्री नहीं है। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज open chain structure of glucose does not form orange red color, orange red crystal with 2,4-DNP। 2,4-DNP का पूरा नाम क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। में उसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, अगर कभी आया तो गलत मत बनाना आप लोग, ठीक है। ये है 2,4-DNP का स्ट्रक्चर, NO2 आर्थो पे और NO2 पैरा पे। दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, इसका पूरा नाम है 2,4-DNP। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का। जैसे ही कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट होगा वो तुरंत ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल बनाएगा, बट यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल नहीं आ रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि हमारे ग्लूकोज में CHO ग्रुप फ्री नहीं है। CHO ग्रुप फ्री होता तो ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल आता, बट नहीं आया, ठीक है। चौथा डिमेरिट, ये फोर्थ डिमेरिट है। चौथा डिमेरिट ये बताता है कि अगर ग्लूकोज को, ठीक है, अगर ग्लूकोज को पेंटाक्लोराइड में कन्वर्ट कर दे, PCl5 या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट बना दें, और फिर उस पर सोचे कि हम हाइड्रोक्सिल का रिएक्शन करके ऑक्सीम बना ले, तो नहीं बनता है। बात समझिए, ऑक्सीम बनाना किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ऑक्सीम फॉर्मेशन। जब कभी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आप NH2OH से कराओगे, आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में जाकर पिछले लेक्चर में देखिएगा, बनाया हूं मैं। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो NH2OH के साथ करने से ऑक्सीम बनाता है, बट यहाँ पे जब ग्लूकोज को हम पेंटाक्लोराइड
ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना दिए थे और फिर गा रहे थे कि चलो भैया हाइड्रोक्सिलामीन से कंडेंस कर दे और ऑक्सीम बन जाए। नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि कहीं ना कहीं CHO ग्रुप अवेलेबल नहीं है। सो व्हेन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ध्यान रखिएगा, जो लोग दूसरा लेक्चर पढ़ेगा उनको पता होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कैसे बना था। व्हेन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड react with hydroxylamine, it does not form ऑक्सीम। ये ऑक्सीम नहीं बनाया। अब ऑक्सीम ना बनाना मतलब फिर से वही बात हो गई, अगर कहीं पे एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता तो तुरंत ये हाइड्रोक्सिलामीन होता है, NH2OH को हम हाइड्रोक्सिलामीन बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कंडेंस होगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीम। ठीक है, ये ऑक्सीम है, ये ग्लूकोज को बनाना चाहिए था बट ये नहीं बना रहा। दिस ऑक्सीम फॉर्मेशन इज नॉट हैपनिंग when glucose pentacetate or pentachloride react with glucose pentacetate या glucose pentachloride react with hydroxylamine। मतलब ये फिर से कंफर्म कर रहा है CHO ग्रुप अवेलेबल नहीं है। सो ये डिमेरिट्स काफ़ी थी ये कंफर्म करने के लिए कि अपने ग्लूकोज के पास जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है उसमें CHO ग्रुप फ्री अवेलेबल नहीं है। तो सवाल आया कहाँ गया, तो अब हमें प्रूफ करना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर गया कहाँ। ठीक है, सो अब समझ आया इतना आप लोगों को डिमेरिट्स। ये 4 डिमेरिट्स क्या दिमाग में क्या ला रहा है, आपके दिमाग में क्या सोचने पर मजबूर किया कि ये सब जो रिएक्शन थे एल्डिहाइडिक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थे या कीटोन ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थे, बट यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। ये चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन को देना चाहिए था दे ही नहीं रहा, मतलब कहीं तो कुछ तो मैटर गड़बड़ है। और वो मैटर गड़बड़ यही है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अब वो कैसे प्रूफ होगा उस पर हम लोग 1 बाय 1 आ रहे हैं। रेडी हो सभी लोग, शुरू करें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे चलेंगे, कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रूफ होगा कि हाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है। सो लेट्स सी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसके लिए हमारे पास कई सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले एक टर्म आता है म्यूटा रोटेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, म्यूटा रोटेशन। ये है म्यूटा रोटेशन, ध्यान रखना म्यूटा रोटेशन सब नहीं देते। म्यूटा रोटेशन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस टर्म से आपको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि किस तरीके से हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एग्जिस्ट करेगा। म्यूटा रोटेशन के बारे में आप में से किसी ने इसके पहले जानते हो या कभी पढ़ा है व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? कोई भी म्यूटा रोटेशन के बारे में कुछ जानते हो जरा कमेंट सेक्शन में आ जाओ, फिर आगे हम लोग चलेंगे। कमेंट सेक्शन में सभी लोग फटाफट आ जाओ, डिस्कस करते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? देखो, जब किसी कंपाउंड को, ठीक है, किसी कंपाउंड को हम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, उसको होल्ड कर दे, रख दे कहीं पे, और उसका ऑप्टिकल रोटेशन टाइम के साथ क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। ठीक है, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विथ टाइम व्हेन कंपाउंड प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। चलो बच्चों फटाफट आ जाओ कमेंट सेक्शन में एक बार, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, हम लोग इसको आगे डिस्कस करने वाले। इन 4 पॉइंट में किसी को कोई डिस्कस हुआ, किसी को कोई परेशानी? अगर नहीं है तो आगे चलेंगे, और अगर है तो आइए यहीं डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। कोई परेशानी नहीं है तो आगे चलें। देखो, एक टर्म है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन या कह सकते हो स्पेसिफिक रोटेशन विथ टाइम व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लेफ्ट इन इक्विलिब्रियम विथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म। ठीक है,
इक्विलिब्रियम में अगर ग्लूकोज का रखा जाता है तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखिएगा, एक आपका ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। दूसरा होता है बीटा ग्लूकोज और तीसरा होता है अल्फा ग्लूकोज। ये 3 फॉर्म में अपना ग्लूकोज अब एग्जिस्ट करेगा। अब तीनों फॉर्म को मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे बना। और इसको हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर या ओपन चेन ग्लूकोज। इनकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये तीनों आपस में ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान से देखते जाना, ये इसके बीच में इक्विलिब्रियम, ये इनके बीच में इक्विलिब्रियम और ये इसके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। ये तीनों फॉर्म आपस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं व्हेन ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज कैसे कह लो, जब ग्लूकोज को इक्विलिब्रियम में जो एग्जिस्ट करता है को कुछ समय के लिए एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज व्हेन होल्ड इन इक्विलिब्रियम विथ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, इनका ऑप्टिकल रोटेशन समय के साथ चेंज होता रहता है। इनके ऑप्टिकल रोटेशन में क्या होता है, चेंज होता रहता है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विथ टाइम व्हेन ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म, अल्फा, बीटा एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर। चलो बना देते हैं इसको। ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज और ये अल्फा ग्लूकोज। अब इसी को हमें पूरा डिफाइन करना है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो म्यूटर रोटेशन का एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन में बोल रहा, आप लोग डेफिनेशन लिख लेना। मैं यहाँ पे समझाऊंगा म्यूटर रोटेशन कैसे हुआ और क्या क्या चेंजेज आए, ठीक है। ये समझ में आ रहा, तीनों फॉर्म एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एग्जिस्टेंस बिटवीन 3 डिफरेंट फॉर्म। एक मिनट, अल्फा बीटा के बीच में नहीं होता इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो होता है ओपन चेन से होके जाता है, इसको जरा सही करना, ठीक है। ओपन चेन, ये रहा ओपन चेन, ये कन्वर्ट होगा बीटा फॉर्म में, यही कन्वर्ट होगा अल्फा फॉर्म में, अल्फा ग्लूकोज। ये ओपन चेन हो गया और यहाँ हो गया आपका बीटा ग्लूकोज। इसको बनाना है। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपन चेन ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। सबसे पहले स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा ग्लूकोज का कितना होता है, बीटा ग्लूकोज का कितना होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर का कितना होता है। तीनों का स्पेसिफिक रोटेशन ध्यान से नोट करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। जब ग्लूकोज को होल्ड किया जाएगा तो 3 फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहेगा, अल्फा बीटा और ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 3 फॉर्म में, तीनों फॉर्म में। इसी के आएगा आपका एनोमर और ईपीमर, अभी मैं बता दूंगा। इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.7 डिग्री, इसका होता है 19 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन, सब प्लस में है, कोई माइनस में नहीं है, सब प्लस में। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 डिग्री। ये स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज है, ओपन चेन का, इसका और इसका, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरा परसेंटेज एग्जिस्टेंस, कौन कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 36% इक्विलिब्रियम में। ये एग्जिस्ट करता है, परसेंटेज एग्जिस्टेंस जो है इसका, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 64%, अराउंड 64%। और इसका जो परसेंटेज एग्जिस्टेंस है वो ओनली 0.02%। अब ध्यान से देख लो, इसका एग्जिस्टेंस कितना कम है, 0.02%, लगभग न के बराबर है। इसीलिए अभी आपने जो पीछे देखा वो सारी डिमेरिट्स दिख रही थी, ये सब तो एग्जिस्टेंस इसका नाम मात्र का। ओपन चेन का एग्जिस्टेंस कितना है, ओनली नाम मात्र का है, न के बराबर है। ध्यान से देख रहे हो ना, ध्यान से इसको देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये क्लियर हो गया सबको? स्पेसिफिक रोटेशन परसेंटेज एग्जिस्टेंस। अब ये एग्जिस्टेंस कौन सा ज़्यादा किसका है और किसका कम है, इसका भी एक प्रॉपर रीजन है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चर जब बनाने जाऊंगा तब। पहले ये 3 फॉर्म, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। देखो ध्यान से क्या हुआ, ओपन चेन बीटा में कन्वर्ट होगा तो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम मिलेगा। अल्फा बीटा से, बीटा अल्फा से, ये सब आपस में क्या होंगे, इंटर कन्वर्टिबल हैं। सो इसी को बोलते हैं द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन which is due to the interconversion of alpha form and beta form of glucose। ठीक है, so interchange in specific rotation of, या कह सकते हो change in optical rotation of glucose due to its conversion in alpha and beta form, this is called muta rotation। किसी ने कुछ कमेंट किया था क्या, मैं देख नहीं पाया, एक्चुअली मैं इधर बिजी था। ठीक है, किसी कुछ पूछना होगा तो कमेंट छोड़ देना, मैं बाद में डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, आपका जो कमेंट होगा उस पर मैं डिस्कशन जरूर करूंगा, आप उसको होल्ड कर देना। ठीक, समझ आ गया? ठीक है, बुक डाउनलोड करने के बाद जो कर रहे थे आप मनिक, तो बुक तो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो ना, पीडीएफ तो अवेलेबल है पूरे इंटरनेट पे, कोई अच्छी बुक उठा लो यार, किसी से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही बुक में नहीं दिया है, बहुत सारे बुक है, सब में दिया हुआ है, आप किसी को डाउनलोड कर लो, आपका काम हो जाएगा। केवल सिंगल बुक नहीं है, देर इज मेनी टू मेनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो आप कहीं से डाउनलोड कर लो, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट, अल्फा ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, 419 केल्विन है, और जो बीटा ग्लूकोज है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दिस इज 423 केल्विन है। तो ये आपको सब याद रखना है कि किसका किस में कन्वर्जन है। तो वो क्या रहा है, अल्फा ग्लूकोज ओपन चेन में जा रहा है, ओपन चेन बीटा में, बीटा ओपन में, फिर ओपन फिर से अल्फा में। तो ये इंटर कन्वर्जन है, या कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ, या द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ, या तो तुम ऑप्टिकल रोटेशन लिखो या तुम स्पेसिफिक रोटेशन लिखो। सो द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज विथ टाइम व्हेन इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ स्पेसिफिक रोटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लो। द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, म्यूटा रोटेशन का डिफिनेशन है the phenomenon of change in specific rotation or optical rotation of compound with the time when it exists in equilibrium with different form alpha and beta। ये डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा म्यूटा रोटेशन का। अब समझिए क्या हो रहा है, ये सब ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इस स्ट्रक्चर को किसने प्रूफ किया, तो आइए कैसे बना ये बताते हैं। सो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, इसको एक नोट पहले लिखो। एक नोट है ये कि द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज हेमीएसिटल विच इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड 5th कार्बन का जो OH ग्रुप है ऑफ एल्कोहल। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप में से कितने लोग एक बात ये जानते हो, व्हाट इज हेमीएसिटल? सो ग्लूकोज इज हेमीएसिटल स्ट्रक्चर, hemiacetal structure which is formed by condensation of hydroxyl group ऑफ 5th कार्बन, 5वां कार्बन जो है 5th कार्बन ऑफ ग्लूकोज विथ CHO ग्रुप। यही सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इसका। इसी से आपको पता चलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कहाँ से अल्फा और बीटा फॉर्म आया, तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि व्हाट इज हेमीएसिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज एसिटल स्ट्रक्चर। दो टर्म है, अगर आपने
कभी एल्कोहल चैप्टर पढ़ा होगा या आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये हेमी एसिटल और एसिटल का कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा। देखिए हेमी एसिटल क्या होता है, मैं आपको पहले बनाता हूँ। हेमी एसिटल किसे कहते हैं, फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे, ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन पे 1 मोल एल्कोहल जोड़ा जाता है। कितने मोल? केवल 1 मोल एल्कोहल, ये 1 मोल जोड़ोगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हेमी एसिटल कहा जाता है। ठीक, कंडेंसेशन ऑफ 1 मोल एल्कोहल विथ एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड हेमी एसिटल। तो इसका जो लोन पेयर है अटैक करेगा इस पे, ठीक है, और ये बन जाएगा O माइनस, और ये माइनस इस OH का H निकाल लेगा, तो ये बनेगा आपका ऐसा, OCH3 अटैक किया, वो जुड़ गया, और ये जो था इसको OH बन गया। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। ग्लूकोज अपना ऐसा ही स्ट्रक्चर है। हेमी एसिटल में क्या होता है, एक ईथर बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर है। ये ध्यान से देख लो, ये ईथर है ना, ROR, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? उसके बाद एक इसी हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पे क्या होता है, एक OH, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, अभी आने वाला है। एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है जिस कार्बन पे हेमी एसिटल का एग्जिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल कार्बन इज कॉल्ड एनोमर। अब इसी में अगर 1 मोल और एल्कोहल जोड़ दोगे आप, एल्कोहल क्या है, OCH3, 1 मोल और जोड़ दोगे तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा। ठीक है, और अब की बार जो बनेगा उसको हम लोग नाम देते हैं एसिटल। तो हेमी एसिटल और एसिटल में क्या डिफरेंस है, हेमी एसिटल में केवल 1 मोल ग्लूकोज जुड़ता है, जबकि एसिटल में 2 मोल एल्कोहल जोड़ते हैं। ये बन जाएगा ये दोनों बॉन्ड देखो ऊपर और नीचे क्या है, ईथर है। सो अगर दोनों बॉन्ड ईथर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, एसिटल कहलाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एसिटल, और अपना ग्लूकोज एसिटल नहीं है, ठीक है, ये एसिटल है। सो हमारा जो ग्लूकोज है वो हेमी एसिटल है। 1 मोल एल्कोहल कंडेंस हुआ है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, बट ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज। किसका हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है, ये बताने के लिए आपको मैंने क्या बताया कि OH ग्रुप जो है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है किस कार्बन का, 5वें कार्बन का। ग्लूकोज के जो 5th कार्बन का OH है वो जाके CHO के साथ जुड़ जाता है। अब मैं जोड़ने जा रहा हूँ। हेमी एसिटल आपको समझ आ गया सभी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमी एसिटल? हेमी एसिटल में जब ग्लूकोज या एल्डिहाइड पे 1 मोल एल्कोहल जुड़ेगा तो हेमी एसिटल, अगर 1 मोल से ज़्यादा जुड़ गया तो एसिटल कहलाता है। सो अपना ग्लूकोज क्या है, हेमी एसिटल है। अब मैं इसको ऐसे फिर से लिख दे रहा हूँ, ये OH हो गया प्लस OHCH3। तो ये अपना हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है, हमें यही देख के चलना है, जिसमें एक कौन सा बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा हमारा ईथर और एक बॉन्ड होगा हमारा एल्कोहल। अब चलो बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, लेट्स सी कैसे बना। ग्लूकोज का सबसे पहले ध्यान से देखो, पहले कार्बन पे CHO ग्रुप है। आप जरा ध्यान से देखते रहिएगा आप सभी लोग, पहले कार्बन पे CHO ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे CHOH है, OH राइट हैंड साइड पे, तीसरे का जो OH था वो लेफ्ट हैंड साइड पे था, चौथे का OH राइट हैंड साइड पे है ना, और 5वें कार्बन का OH भी राइट हैंड साइड पे है, और लास्ट वाले कार्बन का 6ठा कार्बन है CH2OH, तो उसमें कार्बन सेंटर है तो कहीं भी रख सकते हो। ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था। अभी आपने नोट में लिखा 5वें कार्बन का OH, ये जो 5वां कार्बन आप देख रहे हो, इसी 5वें कार्बन का OH जाके कंडेंस करने वाला है किसके साथ, इस C डबल बॉन्ड O के साथ। ये अटैक करता है इस पे और ये बन जाता है OH। ठीक है, इस ऑक्सीजन का अटैक होगा इस पे और ये बन जाएगा OH। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। देखो, ये बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है, और आप सबको पता है सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, फ्री रोटेशन करते हैं, और ड्यूरिंग फ्री रोटेशन ये क्या हो सकता है, ये राइट में भी घूम सकता है और लेफ्ट में भी घूम सकता है। तो राइट में घूमे या लेफ्ट में घूमे, किधर भी घूम सकता है, ये जिधर भी घूमेगा देखा जाएगा, अभी देख ही लेंगे। 2 फॉर्म बनेंगे, एक साइड जब राइट साइड घूमेगा तब, और एक फॉर्म जब लेफ्ट साइड घूमेगा तब। तो जब ऑक्सीजन ने अटैक किया तो क्या बना, जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये है हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है,
अब इसने जब इधर अटैक किया तो इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन पे एक OH आएगा, राइट हैंड साइड अभी लिख लेते हैं, और बाकी जहाँ थे जो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। सिर्फ अंतर आएगा पांचवे वाले जो 5th कार्बन का OH था उस पे। अब देखो 5th कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो चला गया इसके साथ साइक्लिक रिंग बनाने। इसको थोड़ा बॉन्ड को मैं ऐसे लंबा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वहीं से ईथर बना है, ये बना, ध्यान से देखो आप लोग, यही बना ना। कैसे बना जरा ये देखो, ये 5वां कार्बन और ये पहला कार्बन, ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये ईथर बॉन्ड है, और जिस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है उसको हम लोग क्या नाम दिया था, इसका नाम था एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमर था, सो एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमर का फॉर्मेशन भी हुआ है। ये जब राइट हैंड साइड OH जब कहाँ होगा, राइट हैंड साइड, देन दिस इज कॉल्ड अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव होता है। ये हमारा था अल्फा नहीं था, सॉरी, इसमें तो केवल ओपन चेन है, दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज, इसमें अल्फा बीटा कुछ भी नहीं था। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, जिसका भी मैंने परसेंटेज और स्पेसिफिक रोटेशन लिखा हुआ था, आपने देखा लिखा हुआ था इसका। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ओपन यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, पीछे लिख चुका हूँ। और अगर ये वाला बॉन्ड फ्री रोटेशन कर गया होता तो ये लेफ्ट में भी आ सकता था, और लेफ्ट में आता तो फिर क्या होता, ये H इधर होता और ये OH इधर होता, बाकी सब जहाँ थे वहीं रहते, बाकी सब अपना जगह नहीं बदलने वाले थे। सिर्फ पहले कार्बन का OH जो है अपना पोजीशन बदल लिया, बाकी सब जहाँ थे वहीं रहेंगे। ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज कॉल्ड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। प्लस साइन मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, और आप देख पा रहे होगे दोनों कैसे एग्जिस्ट किए हैं, इन इक्विलिब्रियम विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर अल्फा में भी कन्वर्ट हो सकता है और दूसरा बीटा में भी कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज इंटर कन्वर्टेबल फ्रॉम ईच अदर एंड दैट इज वाई दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ये अल्फा और ये बीटा, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एनोमराइजेशन। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एनोमराइजेशन। एनोमर का फॉर्मेशन होने वाला है, अभी आपको बताऊंगा व्हाट इज एनोमराइजेशन एंड व्हाट इज एनोमर्स। एनोमर और ईपीमर मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने कभी आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म चैप्टर मैंने पढ़ाया था, याद है किसी को? आइसोमेरिज्म चैप्टर मैंने पढ़ाया है। आइसोमर में मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो आइसोमेरिज्म चैप्टर में एनोमर और ईपीमर जरूर पढ़ाता हूँ जब डायस्टीरियोमर्स आते हैं। किसने किसने पढ़ा है आइसोमेरिज्म? कितने लोग पढ़े हो मेरे से? अगर आइसोमेरिज्म पढ़े होगे तो आपको याद होगा जहाँ भी मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया वहाँ पर जरूर एनोमर और ईपीमर लिखवाया है। एनोमर्स और ईपीमर में अंतर ये होता है, एनोमर में स्पेसिफिक रोटेशन का चेंज कार्बन नंबर 1 पे होता है, इसलिए उनको एनोमेरिक कार्बन और मॉलिक्यूल्स को एनोमर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज है। दूसरा होता है ईपीमर। ईपीमर बोलते हैं किसको? जब चेंज इन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन एक्सेप्ट कार्बन 1 को छोड़ के, कार्बन 1 को छोड़ के किसी भी कार्बन पे चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन हो जाए, कार्बन 1 को छोड़ के 2 पे हो जाए, 3 पे हो जाए, 4 पे हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईपीमर। तो ईपीमर होते हैं ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज मैनोज, ईपीमर है। बट अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है? ये दोनों आपस में एनोमर हैं। सो एनोमर और ईपीमर में डिफरेंस याद रखना, मैं अभी पढ़ाऊंगा अभी। ये बात समझ में आया? कितने लोग पढ़े हो इसके पहले? कोई ईपीमर एनोमर पढ़ा था? तो उसको हम लोग बोलते हैं ईपीमर। तो समय है अब आगे बढ़ने का। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइक्लिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, एंड देन फिर इसके सभी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। देखिए इसकी जो स्टडी थी वो तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। अगर स्टडी करने चले जाओगे तो बहुत कुछ है इसमें स्टडी करने के लिए। उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास समय कम है, एग्जाम नज़दीक है। सो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये पहले समझ में आ गया। अब आता है पायरेनोज और फ्यूरेनोज फॉर्म। ठीक है, अब हावर्थ प्रोजेक्शन आने वाला है, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, किसी ने बताया नहीं? किसी ने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है क्या आप में से? किसी ने कभी आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हो?
कभी तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। देखो अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ध्यान से देखना। हावर्थ प्रोजेक्शन, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। हावर्थ प्रोजेक्शन क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, यही आपको एग्जाम में आता है। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो एक्चुअल साइक्लिक स्ट्रक्चर था दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय हावर्थ, और इसीलिए इसका नाम क्या होता है, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। हम लोग इसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं। हावर्थ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर बताया था। कई सारी स्टडी है इनके, बहुत सारी स्टडी है, उतना डिटेल स्टडी आप किताब खोलिएगा आपको मिल जाएगा बहुत डीप में। जैसे इन्होंने पहले जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना उसको ग्लूकोसाइड बनाया, ग्लूकोसाइड को हाइड्रोलाइज किया तो कुछ नहीं हुआ, तो ग्लूकोसाइड क्या होता है, ग्लूकोसिडिक लिंकेज। कितने लोग को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, कोई बता सकता है? आप में से कोई जरा कमेंट सेक्शन में आके बताओ तो व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसी को इसके बारे में जानकारी हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में तो कोई भी बता सकता है जिसको पता हो। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पढ़ा होगा ना कभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ऐसा सब बहुत सारे बॉन्ड है ना। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एनीबॉडी बताओ, तब से मैं थोड़ा पानी पी लूं। कोई नहीं जानता? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, जब दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में, बोल सकते हो दो बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट जो तो ग्लूकोज ग्लूकोज या फ्रक्टोज ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ईथर बॉन्ड बनता है, दैट ईथर बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और अगर कार्बोहाइड्रेट में आपने वो जोड़ दिया एल्कोहल तो उसको ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या उसको ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो हावर्थ प्रोजेक्शन क्या था, हावर्थ ने बताया कि ग्लूकोज जो है, देखो दो फॉर्म होता है, एक होता है पायरेनोज फॉर्म, पायरेनोज फॉर्म, और दूसरा होता है फ्यूरेनोज फॉर्म। दोनों में जरा अंतर देखना, दूसरा है फ्यूरेनोज, पायरेनोज फॉर्म और फ्यूरेनोज फॉर्म, दोनों में जरा अंतर देखना। जो पायरान है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरॉन, ये एक 6 मेंबर ग्लाइकोसाइड होता है। देखो ईथर है ना, दिस इज कॉल्ड 6 मेंबर, दिस इज कॉल्ड पायरेनोज फॉर्म। और जो फ्यूरेनोज होता है वो 5 मेंबर रिंग होता है, दिस इज ए 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, दिस इज कॉल्ड फ्यूरेनोज। ये फ्यूरेनोज है और ये आपका पायरेनोज है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो फ्यूरॉन है, फ्यूरेनोज और पायरेनोज है, फ्यूरेनोज जो होता है ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग है। ये आपका जो फ्यूरेनोज है एक 6 मेंबर रिंग होगा, अपना जो ग्लूकोज है यही है 6 मेंबर रिंग, और ये आपका क्या है 5 मेंबर रिंग। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो आपको दिखाई देगा, हावर्थ ने बताया था कि ग्लूकोज इज 6 मेंबर पायरेनोज रिंग दैट इज हेमी एसिटल। हेमी एसिटल तो प्रूफ कर ही दिया हूं, वो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है किसका, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो पायरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक ईथर बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू हावर्थ ग्लूकोज इज पायरेनोज फॉर्म विच इज एग्जिस्टिंग एज अ हेमिस्टल फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5th कार्बन विथ एल्डिहाइडिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज। तो यही है हावर्थ का प्रोजेक्शन। हावर्थ ने यही बताया था कि हमारा जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पायरेनोज फॉर्म में, जब वो कंडेंस होता है 1 मोल ग्लूकोज के साथ, कहाँ पे, एल्डिहाइडिक कार्बन पे। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूरेनोज फॉर्म एंड पायरेनोज फॉर्म। सो ग्लूकोज क्या हुआ, पायरेनोज की फ्यूरेनोज, पायरेनोज,
ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू हिम ग्लूकोज इज, अकॉर्डिंग टू हावर्थ, ग्लूकोज इज pyranose form of pyranose form which is formed by condensation of, जगह थोड़ा कम हो गया, 1 मिनट, formed by condensation of OH group of 5th carbon, OH group of 5th carbon with CHO group of carbon number 1 with CHO group। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये स्ट्रक्चर बनेगा ग्लूकोज का, दैट इज कॉल्ड पायरेनोज फॉर्म। 6th मेंबर्ड रिंग अब मैं बनाने जा रहा हूं, यही बनेगा 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना। तो आइए बनाते हैं कैसे बनता है ग्लूकोज का 6 मेंबर रिंग, अल्फा और बीटा फॉर्म। तो चले बनाएं। ये समझ में आ गया व्हाट इज पायरेनोज फॉर्म एंड व्हाट इज फ्यूरेनोज फॉर्म, क्लियर है सभी को? पायरेनोज और फ्यूरेनोज फॉर्म सबको क्लियर है? चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर है, पहले बनाएंगे हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज, टाइप की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन यहां रहेगा, ये है पहला वाला। देखो ये है कार्बन नंबर 1, एनोमेरिक कार्बन इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इधर बनाएंगे बीटा, दोनों में अंतर देखना, बस थोड़ा सा अंतर है, 1। अब यहाँ पे केवल हमें डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखते जाओ, ग्रुप जोड़ते चलना है, आप सभी को ग्रुप जोड़ना है, अब बस जोड़ दीजिएगा। एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इन सभी पोजीशन को ध्यान से देख लो, ये कार्बन नंबर 1 है, मैं यहीं से नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये है कार्बन नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ जुड़ेगा CH2OH जो कि 6th होगा, ये छठा होगा। कार्बन नंबर 1 पे OH अगर नीचे रहेगा तो, OH अगर नीचे रहा तो दिस इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। भी मैं इसको समझाता हूँ कैसे बनाना है, बहुत आसान है इसको बनाना। ये है हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसको हम लोग ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों ग्लूकोपाइरेनोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पायरॉन फॉर्म में एग्जिस्ट किया है, इसीलिए इसको ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। ध्यान से देख लो, आप कैसे बना जरा देखिएगा, पीछे आइए, मैं यहाँ समझा देता हूँ मैं ऐसा क्यों बनाया, इसका बना लें दो, फिर पीछे दिखाता हूँ कैसे बना। पहले कार्बन पे OH अगर अपवर्ड होगा और बाकी पोजीशन है, बाकी सब अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ कार्बन नंबर 1 का पोजीशन बदला है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अल्फा बीटा केवल कार्बन नंबर 1 से आया है, दिस इज कॉल्ड बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज कहने का सेंस क्या है? पायरोन रिंग से बना है तो पायरेनोज कहलाएगा, फ्यूरॉन रिंग से बना होता तो फ्यूरेनोज कहलाता। अब ये सवाल आएगा दिमाग में, सर ये 1 पे OH ऊपर क्यों रखे हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे बाकी सब में ऐसा क्यों रखे हैं, ये भी मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। पीछे वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा जाने के लिए इसी के बीच में ओपन चेन होता है ना, इसी के बीच में क्या होता है अपना ओपन चेन। मैं यही बना दे रहा हूँ CHOH का होल 4 और CH2OH, ये यहीं से कन्वर्ट हुआ है। आप सबको बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अभी मैंने पीछे जो पढ़ा आप लोगों ने जिसको जो मैंने आपको पढ़ाया, ये इससे इसमें कन्वर्ट होता है और इससे इसमें कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे बनाए हो जरा ये देख लो। इस एक साइड पीछे आ जाओ, इस वाले स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अल्फा डी ग्लूकोज है, जितने OH राइट हैंड साइड हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको बनाना बहुत आसान होगा, कभी गलती नहीं करोगे। जितने OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, देखो पहला वाला कार्बन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, राइट हैंड साइड पे पहला और दूसरा राइट हैंड साइड पे है, उसके बाद तीसरा नहीं है, चौथा है और पांचवा तो रहेगा ही। अल्फा वाले में जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया तो जितने राइट हैंड साइड है, आपके मेरे यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, आपके यहाँ से राइट होगा, जो राइट हैंड साइड है उन सबको नीचे रखो तो अल्फा बन जाएगा। और इसमें देखो पहले वाले किधर चला गया, लेफ्ट हैंड साइड, आपके साइड से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड है तो जितने लेफ्ट हैंड साइड है उनको लेफ्ट में रख लो। तो इधर देखो राइट में आएगा दूसरे का और चौथे का, लेफ्ट में आएगा पहले का और तीसरे का। बीटा वाले में पहला तीसरा लेफ्ट, अल्फा वाले में केवल तीसरा लेफ्ट है, तो जो लेफ्ट होगा उसको ऊपर के साइड, जो राइट होगा उसको नीचे के साइड। अब आप देखो जरा, अपना स्ट्रक्चर देख के बताओ समझ आया कि नहीं। इस स्ट्रक्चर से जो साइक्लिक आपको मैंने बनाया जरा उसको देख के बताओ, जितने भी राइट हैंड साइड में हैं वो सब नीचे की तरफ, OH सब नीचे की तरफ लटकेंगे, और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है वो सब ऊपर की तरफ। तो बीटा वाले में आपको पहला और तीसरे का OH अपवर्ड दिखाई देगा, और अल्फा वाले में केवल तीसरे का अपवर्ड होगा, बाकी सबका डाउनवर्ड होगा। अब आप देख लो, चेक कर लो, यहाँ पे वही है, अल्फा में पहला दूसरा और चौथा सब नीचे हैं, केवल बीटा वाले में केवल एक तीसरे का OH ऊपर है, जबकि अल्फा वाले में आपको देखने क्या मिलेगा, बीटा वाले में पहले और तीसरे दोनों का। सो अल्फा वाले में केवल एक OH अपवर्ड होता है तीसरे कार्बन का, और बीटा वाले में पहला और तीसरा दोनों अपवर्ड होता है। समझ आ गया ये। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको हम लोग बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। यही है हमारा हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है एंड इसको कैसे बनाते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था जो खत्म हो गया। इतना सबको क्लियर हो गया। तो दिस वाज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आज फिनिश कर लिया है। अब हम लोग ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। और किसी कुछ क्वेश्चन पूछना, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। ठीक है, इसमें आगे चलने से पहले जिसको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में, पूछ सकते हैं, फटाक से पूछ लो, फिर आगे चलेंगे हम लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे चलूँगा। ठीक है, आज के समय ही संपन्न करने का टाइम हो गया, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं आगे चलते हैं। हाँ, एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे तो आ रहा है। सवाल यह है कि जो सर एग्जिस्टेंस आपने बताया कि एक 36% है और दूसरा 64 है, तो ये कैसे पता चलेगा बीटा वाला ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा कि अल्फा वाला, है ना? ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, अल्फा ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा कि बीटा, ये कैसे पता चलेगा सर? क्या किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अल्फा बीटा दोनों तो बने हैं 5वें कार्बन के कंडेंसेशन से ही, बट फिर इन दोनों में ऐसा भेदभाव क्यों है कि एक ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, कम एग्जिस्ट कर रहा है? इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जब आप पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो आप सबने कभी कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ा होगा?
कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कभी पढ़ा है? कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अगर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जब मैक्सिमम बल्की ग्रुप, जितने भी मैक्सिमम बल्की ग्रुप हैं, अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे तो मोस्ट स्टेबल, और एक्सियल पोजीशन पर होंगे तो लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये क्या रीजन है, वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से एक 64% एग्जिस्ट करता है और दूसरा 36%। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है, मान लेते हैं ये कार्बन एनोमेरिक है, यहाँ लगेगा ऑक्सीजन, दोनों में यही बात करते हैं। ठीक, जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो ये यहाँ ऑक्सीजन लगेगा। इसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, जो ग्रीन वाले हैं, मैं इन सबको बता दे रहा हूँ आपको। जो ग्रीन वाले, दीज ऑल आर कॉल्ड, दीज ऑल ग्रीन बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड। दीज ऑल आर कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक, ये ग्रीन वाले सभी बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड है, इसमें भी बना दे रहे हैं। All these green bonds are called equatorial bond. अब जो आपको मैं व्हाइट कलर से या इसका ब्लू कलर से बना रहा हूँ, these all are called axial bonds. These all are called axial bond. ये ऊपर चला जाता है। ठीक, उसको उतना ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि बगल में ऑक्सीजन है। ये सब के सब क्या है? एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल। अब ध्यान से रखना, अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो OH था वो एक्सियल पे आ जाता है। पहला वाला OH केवल एक्सियल पे होता है, बाकी सारे OH इक्विटोरियल पे ही होते हैं। बाकी सारे OH कहाँ होते हैं? इक्विटोरियल पे। तो ध्यान से देख लो, सभी बल्की ग्रुप कहाँ थे? सभी बल्की ग्रुप इसमें इक्वेटोरियल पे थे, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1 का OH। ये कार्बन नंबर 1 है, ये आपका हो गया 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसमें भी सेम होगा क्या? नहीं, इसमें अलग होगा। इसमें होगा जो OH पहला वाला था वो भी इक्वेटोरियल चला गया, और बाकी सब तो पहले से ही इक्वेटोरियल पे थे ही। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज देखिएगा। इसमें देखो यहां पे क्या है, इसका जो ये वाला OH है, दिस इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, और अगर कोई OH एक्सियल पोजीशन पे है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल क्यों होता है? इसकी लेस स्टेबिलिटी के पीछे का जो रीजन है वो ये है, मैं भी बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कौन किसकी वजह से हुआ। ये OH इस हाइड्रोजन के साथ और इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन करता है, रिपल्सन करता है। रिपल्सन की वजह से इसमें क्या होती है? स्टेबिलिटी घट जाती है। दैट इज वाई दिस फॉर्म इज लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या होता है, वन OH ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन, जो कि एक्सियल पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे सब के सब इक्वेटोरियल पे हैं। दो हाइड्रोजन आपस में कभी रिपल्सन नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो क्या रीजन हुआ एग्जिस्टेंस का? बीटा फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करता है? 64%, बीटा फॉर्म 64% और ये अल्फा फॉर्म ओनली 36%। रीजन ये है, ये एक्सियल ग्रुप का जो OH है, जब एक्सियल ग्रुप का OH एग्जिस्ट करेगा तो ड्यू टू एक्सियल पोजीशन ये 1,3 और 1,5 डाई एक्सियल रिपल्सन करता है। देखो, एक पहला और तीसरे का 1,3 हो गया, और पहला और पांचवे का हाइड्रोजन तो 1,5। तो दो रिपल्सिव इंटरेक्शन होते हैं 1,3 और 1,5। ये दोनों रिपल्सन क्या करते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को डिस्टेबलाइज करते हैं। इसी वजह से अपना जो ग्लूकोज है वो बीटा फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है इन कंपैरिजन टू अल्फा फॉर्म, क्योंकि बीटा फॉर्म में सभी OH और बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हैं। ये जो पोजीशन होता है, जो ग्रीन वाला था, जितने भी ग्रीन लाइनें आपको दिखाए हैं सभी ग्रीन लाइन एक्सियल था, इक्वेटोरियल था, और इक्विटोरियल पे कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। इसके लिए आप साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशन ढूंढिएगा। मेरे
चैनल पे एक लेक्चर होगा कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। वाई साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, ये चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म, दोनों चेयर फॉर्म में है, चेयर फॉर्म। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब अगले चैप्टर से हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, कैसे ग्लूकोज के चैन को बढ़ाते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे चैन को घटाते हैं, इसके बारे में स्टडी करनी है। तो आज की सभा यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं वो लोग वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी सभी के पास पहुंच जाए जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए या जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ पूछना होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या तो फिर मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सो आज चलते हैं, फिर मिलेंगे कल। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। किसी कुछ पूछना है क्या? है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई डाउट क्वेश्चन रहा करे जरूर पूछा करिए। कितने लोग वीडियो शेयर करते हो आप लोग जितने लोग लाइव, उसमें से कोई मेरा वीडियो शेयर करता है क्या? कोई भी? अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है। ये रिपल्सन लिखा था, रिपल्सन। ठीक है, तो यही सभा संपन्न।